तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिमांक में अवनमन। ये हमारा चैप्टर चल रही है विलियन, और ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। हिमांक क्या है? सबसे पहले तो आपको हिमांक में अवनमन क्लियर करते हैं, बट पहले हम लोग देखेंगे हिमांक क्या है ना। तो मान लो जाए कोई द्रव पदार्थ है, मेरे पास द्रव है। क्या है? द्रव। इस द्रव का ताप है वो एकदम कम करते जाएंगे, अर्थात इसको और ठंडा करते जाएंगे। ठीक है, ठंडा करते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि एक स्थिति में वो क्या हो जाएगी, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। हिमांक मतलब हिम से संबंधित, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है ना। तो ये जो द्रव है एक ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में वो किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। तो उसको उनका क्या बोलेंगे? हिमांक कहेंगे। उसका क्या बोलेंगे? हिमांक कहेंगे। अब ऐसे लिखेंगे तो पेपर में तो नंबर तो नहीं मिलेगा, तो उसको सिस्टमेटिक वेपर प्रेशर के आधार पर समझेंगे। वेपर प्रेशर बोलते हो वाष्प दाब, वाष्प दाब के आधार पर आपको समझना है कि हिमांक क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। क्लियर है? चलिए, तो किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है, किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। इस चीज को समझिए तो पहले तो, है ना, कि किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है, मतलब एक ऐसा ताप है जो हिमांक है वो, है ना, ऐसा ताप है जिस पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं का वाष्प दाब। चलिए, एक द्रव था, है ना, और अभी क्या बन गया? ये ठोस बन गया। तो वह तापक्रम है जिस पर ठोस, ये जो ठोस है उसके बारे में बात हो रही है, ठोस तथा द्रव, ये हो गया आपका द्रव, प्रवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। मतलब जो द्रव का वाष्प दाब है वहाँ, और वो जो ठोस अवस्था है उसका जो वाष्प दाब है वहाँ, ये दोनों जने जब साम्य हो जाएगा ना, उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे, उस ताप को हम लोग बोलेंगे क्या? हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांक। इस जगह को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है बहुत जने को। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एकदम नॉर्मल भाषा में कि जो द्रव है, इस द्रव का वाष्प दाब, है ना, और वही द्रव जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी तब उसका वाष्प दाब, है ना, जिस स्थिति में, जिस ताप में बराबर रहेगा इसका वाष्प दाब, और यही जब ठोस अवस्था में आ जाती है तब उसका वाष्प दाब जिस अवस्था में बराबर रहेगी, जिस ताप में बराबर रहेगी, वही उस पदार्थ का क्या है? हिमांक है। क्या है? हिमांक। क्लियर है? इसका और देख लीजिए कि किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। अगर ये द्रव है उसका वाष्प दाब, और वही जब ठोस बन जाता है उसका वाष्प दाब, वो एक साम्यावस्था में रहेगी, अर्थात समान रहेगी। उसी समय हम लोग बोलेंगे वो क्या हो गया? उसका वही तापक्रम क्या है? उसका हिमांक है। ठीक है, उस द्रव का क्या है? हिमांक है वो। ठीक है, कि जिस तापक्रम में वहां किस में बदलता है? बर्फ में बदलता है, वही उसका क्या है? हिमांक है। ठीक है, तो किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं का वाष्प दाब क्या होता है? समान होता है, तथा ठोस और द्रव प्रवस्थाएं साम्य में रहती है। साम्य मतलब बराबर। ठीक है, तथा ठोस और द्रव प्रवस्थाएं क्या रहती है? साम्य में रहती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है। हमारा मेन पॉइंट क्या है? हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ क्लियर कर देता हूं आपको, है ना, ज्यादा और क्लियर होगा। सबसे पहले तो ग्राफ में और ज्यादा क्लियर होगा आपको। इधर है वो वाष्प दाब है, और इधर है टेम्परेचर, ताप, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा 2-3 बातें को आपको क्लियर कर देता हूं। मान जाए मेरे पास एक विलायक है। ठीक है, एक क्या है? विलायक। यहां से लेते हैं, ये विलायक है ना, और मेरे पास है दूसरा नंबर में विलियन, है ना। तो चलो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा कि विलियन का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, ये हम पहले देखते हैं। तो शुद्ध विलायक, बार बार मैं बता चुका हूं क्लास में कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना। और जब उसी विलायक में कोई विलेय डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? विलेय। विलायक में जब विलेय डालते हैं तभी क्या बनता है? विलियन बनता है ना। और मान जाए अवाष्पशील विलेय डाल दिए, अवाष्पशील विलेय जैसे कि नमक, शक्कर, ये, तो उस सिचुएशन में और इसका जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब सीधी बात यह है कि विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, और विलियन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है ना। ठीक है, अब एक तरीका देखिए थोड़ा से। मान लो जाए मुझे विलियन को
बर्फ में बदलना है, सॉरी विलायक को बर्फ में बदलना है, मान लो जाए विलायक को, ठीक है, और विलयन को बर्फ में बदलना है। तो आप देखो कि विलायक को जल्दी बर्फ में बदला जा सकता है कि विलयन को जल्दी बर्फ में बदला जा सकता है। इसका वाष्प दाब कम है ना, इसका वाष्प दाब अधिक है। तो शुद्ध विलायक है ना, उसको सबसे पहले किसमें, ठोस में बदला जा सकता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। और विलयन को थोड़ा सा उससे लेट से, ठीक है, मतलब और ज़्यादा ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस जगह को थोड़ा देखिए। तो सबसे पहले मेरे पास एक यहाँ पर एक बिंदु बनाता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, है ना। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा रहेगा। देखो इस तरफ क्या है वाष्प दाब, तो इधर देखो तो यहाँ से वाष्प दाब सबसे हाई रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट का मैं नाम दूंगा पहले, है ना, ABCD जो भी दूंगा तो, है ना। अब दूसरा देखते हैं विलयन, क्या देखते हैं विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। अभी तो मैंने बताया कि विलायक का वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और विलयन का वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये ताप है ना, क्या है, ताप। अब हिमांक का मतलब क्या होता है कि ताप को हमको कम करना है, ताप को क्या करना है, कम करना है। जैसे कि हम लोग क्वथनांक पढ़ रहे थे तो उसमें ताप बढ़ता था, इसमें हम लोग ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब ताप को कम करते जाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ताप है वो कम करते जाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो तो, ठीक है, ये कम होते जा रहा है, शुद्ध विलायक है वो, है ना। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ये ठोस अवस्था में आ जाती है, कौन, शुद्ध विलायक। इतने टेम्परेचर तक कि इतना टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर को कम करते 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 यहाँ तक आए, ठीक है। इसको मैं ऐसे डेस कर देता हूँ, कम करते करते आ गए, ओके, कम करते करते आ गए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये जो शुद्ध विलायक है वो ठोस में परिवर्तित हो गया। तो ये वाला जो ठोस है उसका वाष्प दाब है, देखो तो ठोस है उसका वाष्प दाब है ना। मतलब ये ठोस हुआ विलयन है, सॉरी विलायक है ना। ये उसी तरह से विलयन को देखो तो विलयन है, उसको भी हम लोग क्या करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे। तो वो एक जगह क्या गई, ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ठोस में। यहाँ पर परिवर्तित माना जाए, ठीक है ना। ये जो विलयन है वो यहाँ ठोस अवस्था में आती है, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, यहाँ पास ये विलायक को ठोस अवस्था में आया और यहाँ पास कौन, विलयन ठोस अवस्था में आया, है ना। तो इस जगह देखो तो ये वाला जगह, जिस जगह पर विलयन है वो ठोस अवस्था में आया और जहाँ विलायक ठोस अवस्था में यहाँ पर टकराता है उस जगह को ले लेते हैं। अभी इसको मैं पूरा मानूंगा लाइन से, अभी केवल इतना समझिए कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। अब बात ये करते हैं कि ये विलायक का क्या था, वाष्प दाब था, और इस जगह वो विलायक क्या हो गया, ठोस अवस्था में बदल गया। और ये विलयन का वाष्प दाब था, यहाँ पर विलयन क्या है, किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। चलो इसको मैं ABCD मान लेता हूँ, है ना। मान लो जाए ए, इसको B, इसको C, इसको D, इसको मान लेते हैं पुस्तक के आधार पर, और E इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो कि BC कौन है, BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, BC, है ना। और AB किसका है, AB है ठोस हुआ विलायक का वाष्प दाब है। और DE किसका वाष्प दाब है, वो विलयन का वाष्प दाब है ना। तो इस जगह देखो तो पहले कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, है ना। और जब ये यहाँ से ठोस अवस्था में आ गया, क्या आ गया, ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में आया तो उसका वाष्प दाब और क्या हो गया, कम हो गया। जब वही विलायक है वो विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब और बहुत कम है। और जब उस स्थिति में उस विलयन को हम लोग क्या बनाते हैं, ठोस बनाते हैं, तो उस समय और बहुत ही कम उसका क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो अभी ये क्लियर कर लेते हैं ना। अब हम लोग परिभाषा में चलते हैं, हिमांक में अवनमन क्या है। तो विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है। जो विलयन है उसका जो हिमांक है वह शुद्ध द्रव अर्थात विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए।
अब इस लाइन को क्या समझ रहे हो आप लोग कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव अर्थात विलायक के हिमांक से कम होता है। तो यहाँ देखो तो विलायक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ इतना टेम्परेचर में ही क्या हो गया वो, देखो तो इतना टेम्परेचर में ही इतना तक, इससे आगे और नहीं बढ़ रहा है ना, इतना तक आते ही क्या हो गया वो ठोस अवस्था में बदल गया। कौन? विलायक। इतने में ठीक है दे है ना। अब ये जो ई है, ई बोले तो विलयन, वो विलयन को देखो तो ये इतने होते 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 यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तब भी से वो ठोस नहीं बना, ठीक है, उसको और नीचे जाना पड़ा, और नीचे जाना पड़ा, मतलब इसका हिमांक और नीचे आ रहा है। यहाँ देखो इधर बढ़ रहा है मतलब और ठंड बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसका हिमांक क्या है? कम है ना, और इसका हिमांक क्या है? ज़्यादा है ना। तो वही बोला जा रहा है कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है। विलयन का जो हिमांक है, विलयन का हिमांक है वह शुद्ध द्रव अर्थात विलायक के हिमांक से क्या होता है? कम होता है। इसका हिमांक क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये जल्दी क्या हो गया, ये हो गया ठोस में परिवर्तित हो गया। अब इसको बहुत लंबा जाना पड़ रहा है, मतलब इसका हिमांक बहुत ही कम है, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसमें हिमांक बहुत ही ज़्यादा क्या है? कम है ना। इसका हिमांक क्या है? ज़्यादा है। तो यही बोला गया है कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है। विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होता है। देखो यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से क्या है? कम है। इसीलिए ना इसका हिमांक है वो बहुत ही कम है। देखो तो यहाँ पर हिमांक मतलब ताप, जिस ताप पर वह क्या होता है? बर्फ में बदलता है, तो बहुत ही कम ताप पर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ही कम ताप बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा, उस जगह भाग पर ये विलयन क्या बनता है? बर्फ बनता है। मतलब इसका हिमांक बहुत ही कम है और विलायक का हिमांक ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब क्या है? शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। इसका वाष्प दाब बहुत ही कम होता है, इसीलिए, है ना। ओके, तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होता है ना। शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो तो फिर से शुद्ध विलायक ये हो गया शुद्ध विलायक अर्थात घोलक मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, घोलक, शुद्ध विलायक घोलक तथा विलयन मतलब घोल के हिमांक, है ना, ये हो गया विलायक का हिमांक, जिसको हम लोग मानते हैं T1, है ना, और ये हो गया विलयन का हिमांक, ये हो गया विलयन का, इसको मानते हैं हम लोग T2, TF2 बोलते हैं, है ना, फ्रेजिंग बोलते हैं, फ्रेजिंग, TF2 बोलते हैं, TF1 बोलते हैं कई जने, है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है कि शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन मतलब कम होना, ठीक है। ये विलायक का हिमांक है, तो विलायक का हिमांक थोड़ा ज़्यादा था, है ना, और विलयन का हिमांक थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा जाना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर कम ताप की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर अधिक ताप की जरूरत पड़ती है, मतलब यहाँ पर बहुत ही कम ताप चाहिए, मतलब ताप ही नहीं चाहिए ना, ठंडी चाहिए, उल्टी समझ आ रहा है ना, तो उसको भी ताप ही बोलेंगे क्या, ठीक। ताप मतलब कम को भी ताप बोलते हैं, ज़्यादा को भी ताप बोलते हैं। माइंड में ये मत बस ये कि केवल ज़्यादा होना को ही ताप नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस बोलूँगा तो उसको भी ताप ही बोलेंगे क्या। किसी के माइंड में बसा रहता है कि ताप मतलब क्या होता है, ज़्यादा का मतलब ताप होता है करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ताप मतलब एक, ये हमारे पास एक उसकी मात्रा है, ठीक है ना। ओके, ये केल्विन फ़ारेनहाइट जो भी है ना। तो ये समझ आ गया होगा कि जो विलायक है उस विलायक का जो हिमांक है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो तो टाइमिंग, यहाँ पर ताप ज़्यादा है ना, इधर से जा रहे हैं तो ताप ज़्यादा है कि नहीं, ये वाला में ताप ज़्यादा है, ये वाला में ताप क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन ताप मतलब ये इस बहुत ज़्यादा ठंडा अवस्था में, ये कौन? विलयन वाला, ठीक है, और ये विलायक वाला थोड़ा सा कम वाले में, ठीक है। ओके, तो यही दोनों के हिमांक के अंतर को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी होना, क्या होना? कमी होना, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक है, उस विलायक के हिमांक इतने में आ रहा है, ठीक है ना, और विलयन के हिमांक इतने आ रहा है, मतलब जो विलायक का हिमांक है, वो विलयन के हिमांक से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। विलायक, ध्यान सुनिए इस बात को कि विलायक का हिमांक है वो विलयन के हिमांक से क्या है? ज़्यादा है,
ठीक है। अब ये विलायक का हिमांक ज़्यादा था, अब विलयन का हिमांक क्या है, कम है, मतलब हिमांक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, हिमांक में कमी हो रही है। इसी हिमांक में कमी को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी, सीधी बात, ठीक। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको पूरा कंप्लीट हिमांक में अवनमन। इसको हम लोग डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि एफ मतलब फ्रीजिंग बताया था मैंने, फ्रीजिंग, ठीक है, टी है ना, ये डेल ये ताप को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि हिमांक में अवनमन क्या है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में, इसके क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए निष्कर्ष में कि ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों का वाष्प दाबों में वृद्धि होती है। ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। मतलब इधर ताप कम है तो ताप बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पर विलायक है, ताप बढ़ाएंगे तो विलायक का वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं लिख लेना, ठीक है। निष्कर्ष, तो ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र डी है। देखो तो कहाँ पास है विलयन का, ये देखो डी और ई। विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र क्या है, डी, है ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र BC है, बी और सी है। क्लियर है? क्योंकि निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम होता है। निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम होता है। यहाँ तो कम बनाया है, रेखा में बताया जा रहा है, ठीक। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। बिंदु बी पर ठोस, बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पर, ये देखो, बिंदु बी पर ठोस व द्रव विलायक के वाष्प दाब बराबर है। बिंदु बी पर ये ठोस है, ठोस ठोस ये वाला भाग दिख रहा है ना, तो बिंदु बी पर ठोस और द्रव विलायक के, ठोस व द्रव विलायक के वाष्प दाब क्या है, बराबर है ना। इस पॉइंट को देखो तो, ठीक है। तो बिंदु बी पर ठोस व द्रव विलायक, अभी ये जो विलायक था यहाँ पर क्या था, द्रव था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, द्रव था, और वही यहाँ से यहाँ तक क्या है, ठोस है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु बी पर ठोस, ये वाला ठोस है, ठोस व ये वाला द्रव है, द्रव विलायक के वाष्प दाब बराबर है। मतलब यहीं पर ठोस का और विलायक का, वो दोनों का मेन है, सेंटर है। ठोस अवस्था में जब वो विलायक हो जाता है उसका, और जब वही विलायक द्रव अवस्था में रहता है उनका, उन दोनों का यहाँ पर जो सेंटर है, वही सेंटर उस शुद्ध विलायक का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसी जगह वो क्या बनता है, ठोस बनता है। इधर देखो तो ये यहाँ तक वो द्रव था, यहाँ से यहाँ तक द्रव था, है कि नहीं, और यहाँ से वो ठोस बन जाता है। मतलब यही उसका क्या है, आपका हिमांक है, वो T1 है। क्लियर हो गया? बिंदु बी पर ठोस व द्रव विलायक के वाष्प दाब बराबर है, अतः बिंदु बी संगत बी का जो संगत ताप है, यहाँ पर जितना यहाँ पर ताप लगा है वही ताप शुद्ध विलायक का क्या है, हिमांक T1 दर्शाता है, ठीक। दूसरा देखते हैं। बिंदु डी पर ठोस हुए विलायक, बिंदु डी पर ठोस हुए विलायक तथा द्रव विलयन के वाष्प दाब वक्र मिलते हैं। देखिए ये द्रव विलयन के वाष्प दाब इधर से आ रहा है, और ये ठोस अवस्था में जो विलायक है उसका वाष्प दाब है। ठोस अवस्था में जो विलायक है उसका वाष्प दाब है, और यहाँ से विलयन आ रहा है उसका वाष्प दाब, ये यहाँ पर मिलता है डी बिंदु पर। तो बिंदु डी पर ठोस हुए विलायक तथा द्रव विलयन के वाष्प दाब वक्र मिलते हैं, अतः इस बिंदु पर संगत ताप T2 विलयन का हिमांक दर्शाता है, विलयन का हिमांक दर्शाता है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये जिस जगह पर ये ठोस बनता है, कौन ठोस बनता है, विलयन ठोस बन रहा है ना, विलायक जल्दी ठोस बन गया, लेकिन विलयन यहाँ पर आकर ठोस बनता है, बिंदु डी पर आकर ठोस बनता है। मतलब ये विलयन का क्या हो गया, हिमांक हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग T2 से दर्शाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर का पॉइंट कि T2 का मान T1 से कम है। देखो ताप इधर है ना, ठीक है, इधर कम होते जा रहा है ताप, इधर जाते तो बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ का ताप क्या है, कम, और यहाँ का ताप क्या है, ज़्यादा। तो T2 का मान T1 से कम है। ये तो बच्चा देख कर बता देगा कि T2 का मान T1 से कम है। हिमांक अवनमन डेल
टी एफ के बराबर होता है। अर्थात हिमांक अवनमन को हम लोग डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हिमांक अवनमन बराबर क्या होता है, ये देखो, हिमांक अवनमन बराबर होता है कि T2 माइनस T1। इसका मतलब ये है कि T2 का जो ताप है वो कम है और T1 का ताप क्या है, ज़्यादा है। अर्थात विलायक नहीं बोल रहा हूँ, विलयन के, T2 किसका है, विलयन के हैं, तो विलयन का हिमांक है ना, और विलायक के हिमांक, ये विलायक का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है। इन दोनों में जो हमारे पास अंतर मिलेगा, वही अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। जब भी सवाल में अंतर लिखा होता है तो मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये विलयन है, विलयन का हिमांक, और ये विलायक का हिमांक में अंतर को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में क्या बोलते हैं, अवनमन। ये कंप्लीट ये हो गया हिमांक में अवनमन। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं राउल्ट के हिमांक अवनमन संबंधित नियम। ठीक है, कुछ नियम है हिमांक के, देखते तो हैं। तो किसी विलयन का हिमांक अवनमन मतलब डेल टी एफ, फ्री मतलब फ्रीजिंग, बताया ना मैं। तो किसी विलयन का हिमांक अवनमन, ये जो हिमांक अवनमन है, वहाँ विलयन की मोललता के समानुपाती होते हैं। मोललता मतलब m। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या है, मोललता। यहाँ स्पष्ट बोला गया है कि राउल्ट के हिमांक अवनमन संबंधी नियम क्या है, ऐसे पूछ दिया जाता है माजा पेपर में। तो कि विलयन के हिमांक का अवनमन है ना, वह विलयन की मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह कह सकते हैं कि हम लोग अगर उसमें ये लेते हैं, स्थिरांक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। इसका मतलब क्या कि मैंने के एफ क्या लिया है, के एफ एक स्थिरांक है ना। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए हमने बराबर ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर के स्थिरांक ले लिया, और के एफ इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये फ्रीजिंग। ठीक है, तो के बस लेता हूँ मैं स्थिरांक में, भी के एफ ले दिया, समझ आता है नहीं, है ना। तो ये फ्रीजिंग है। ठीक है, एम मतलब क्या है, अपना मोलरता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो के एफ इक्वल टू है ये स्थिरांक, है ना। इस स्थिरांक को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इतना लंबा नाम है। आगे हम लोग चलते हैं हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। हिमांक अवनमन बराबर द्वारा, है ना। तो हिमांक अवनमन के लिए हमारे पास सूत्र है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, है ना। ये तो आपको क्लियर होगी, है ना। तो हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, मतलब हमारे पास किसका मान ज्ञात करना है, एम बी का। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार हम लोग क्लियर कर चुके हैं। माना V1 ग्राम विलायक में WAG, है ना। तो माना W1 ग्राम विलायक में WB ग्राम विलेय घुला है। विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को B से करते हैं, ये तो पता है आपको। W मतलब इसका भार है, वेट। ठीक है, तो माना W1 ग्राम विलायक में WB ग्राम विलेय घुला है ना, तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान MB है। तो राउल्ट के कौन से नियम, हिमांक में अवनमन के आधार पर, ठीक है ना, तथा विलेय के आणविक द्रव्यमान है, तो है ना, राउल्ट के हिमांक अवनमन के आधार पर, या राउल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हिमांक में अवनमन के आधार पर, तो डेल एफ टी एफ इक्वल टू के एफ एम, है ना, जहाँ एम बराबर क्या है, मोललता, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और मोललता का सूत्र क्या है, यहाँ पर मैं मोललता का सूत्र देखता हूँ। मोललता का सूत्र क्या होता है, ये तो मोललता हम लोग क्या है उसको समझते हैं। यही तो हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अचानक ना वीडियो बंद हो जाया रहता है और पता नहीं चलता। पूरा इतना तक पूरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर से बताना पड़ेगा आपको कि मोललता क्या है। तो मोललता शुरू करते हैं फिर, है ना। ठीक है, तो मोललता क्या है, यहाँ से तो क्लियर कर लेते हैं कि मोललता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, है ना। यहाँ से हम लोग देखते हैं बटा विलायक का केजी में
द्रव्यमान, है ना। तो यहाँ एक चीज़ और आपको पता होगा पहले से कि विलेय मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, है ना, अनुभार। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या जगह इसको लिख देते हैं कैसे कि विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। किसके जगह लिखे हैं, विलेय की मोलों की संख्या की जगह, विलेय की मोलों की संख्या की जगह क्या लिखे हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, है ना। इसको हटाकर ये लिखते हैं। और मेन बटा कौन है, ये वाला बटा मेन में है, मेन बटा ये है। उसके नीचे में कौन है, विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान, है ना। ये हो गया। मोललता कौन है, स्मॉल m, है ना। अब बटा एक होगा इधर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार गुणित, एक ऊपर चला जाएगा तो एक बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान, है ना। या कह सकते हैं एक है तो यहाँ पर केजी में, उसको ग्राम में करना है तो क्या करेगा कि विलेय का भार गुणित एक को हम लोग 1000 कर देंगे, है ना। अरे हो जाएगा विलेय का अणुभार गुणित विलायक का केजी था, वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो विलायक का ग्राम में भार, है ना। अब हमने यहाँ तक क्लियर करते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का भार कौन है, विलेय का भार मतलब WA, हमने विलेय का भार मतलब WB, है ना, इंटू 1000, और विलेय का अनुभार मतलब MB इंटू विलायक का ग्राम में आयतन मतलब विलेय का आयतन ना, विलेय का किसको मानते हैं हम लोग, M से मानते हैं, विलायक का भार, अनुभार नहीं बोला जा रहा है, भार WA, ये ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से कि मैंने आपको बताया था कि हिमांक अवनमन अवाष्पशील विलेय मतलब WB का मान विलेय कौन है, WB का भार, है ना, ठीक है। और विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान कौन है, MB, इसका मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो ये MB है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा था कि माना कि WA ग्राम विलायक में WB ग्राम विलेय घुला है तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान MB है, तो राउल्ट के हिमांक के अवनमन के आधार पर क्या डेल TF इक्वल टू KFM, जहाँ m बराबर मोलता है, मैंने आपको क्लियर करवा रखी थी। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1। तो इसको समीकरण 1 को मैं उधर भी लिख देता हूँ, क्योंकि कॉपी चेंज हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसी को फिर से कि डेल TF इक्वल टू KFM, समीकरण फर्स्ट, है ना। चलो, तो डेल TF इक्वल टू KFM, m का मान क्या है, m का मान यहाँ पर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA, ये है मेरे पास, ठीक है ना। ये तो आप समझ आ गया होगा कि WA कौन है, ये विलायक का भार है, किसमें, ग्राम में। ये विलेय का अणुभार क्या है, MB है, MB विलेय का अणुभार है, विलेय मतलब B, ठीक है, विलेय का भार, तो विलेय का अणुभार है ये, ठीक है। MB है वो मतलब आणविक भार, है ना, और WB क्या है, विलेय का भार है, ये क्या है 100, ओके। तो इसको जगह रख दूंगा, डेल TF इक्वल टू KF को रहने दो, KF m का मान को बस रखो, तो हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान निजम कौन है, MB इंटू WA, ये है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, बस ऊपर को गुना कर दो कि डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। आपको पता है किसका मान, किसका सूत्र निकालना है, MB का निकालना है। तो इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो पहले दोनों पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो डेल TF ये वाला जो है इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर ये दोनों इधर पक्षांतर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इधर के इधर भाग में था, ये दोनों जन क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएगा, गुना MB
और इंटू इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू के एफ, ये के एफ है उसको लिख देता हूँ, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, है ना। और अपने को चाहिए क्या, एम बी का मान निकालना है ना, मतलब एम बी का सूत्र निकालना है। तो एम बी को यहाँ कर दो, तो डेल एम बी इंटू डेल टी को लिख देता हूँ यहाँ पर डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। अब इतने को क्या कर दो, पक्षांतर कर दो फिर से, इधर इधर गुना इधर भाग हो जाएगा। तो एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ये निकल गया विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है।